हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गए हैं और आप लोग को जानना है सॉल्यूशन बिल्कुल विस्तार में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा इनमें से किसमें उपस्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूरिया, बी है अमोनियम सल्फेट, सी है अमोनियम नाइट्रेट और डी है अमोनियम क्लोराइड। तो चूंकि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ये सारे में उपस्थित होती है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि अधिकतम मात्रा जो इसमें से किस में उपस्थित है। तो जो अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है नाइट्रोजन वो होता है यूरिया में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और रही बात, अगर आपसे पूछे कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, तो रासायनिक सूत्र की अगर बात कर लेंगे यूरिया की तो CH4N2O इसका होता है रासायनिक सूत्र। वही जो नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा है वो कितनी पाई जाती है यूरिया में, तो वो पाई जाती है 46.6%। तो ये परसेंटेज भी ध्यान में आपको रखना है। वही बात करेंगे ऑप्शन बी, जो कि ये भी पाया जाता है अमोनियम सल्फेट, लेकिन यहाँ अधिकतम मात्रा में पूछा गया था इसलिए यूरिया आंसर हुआ। वही हमें अमोनियम सल्फेट का अगर रासायनिक सूत्र का बात करें कि क्या होगा, तब इसका होता है NH4 2SO4। तो सूत्र पूछा जाता है तो इसको लिखते चलिएगा आप लोग। और वही इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें कि कितना उपस्थिति होता है, कितना परसेंट, तो इसमें होता है 21%। तो ये परसेंटेज भी ध्यान रखना है। अब आ जाएंगे अमोनियम नाइट्रेट की ओर। तो अमोनियम नाइट्रेट का अगर सूत्र पूछेगा तब क्या होता है, तो NH4 और NO3 ये है इसका रासायनिक सूत्र। और इसमें अगर परसेंटेज की बात कर ले नाइट्रोजन की उपस्थिति की, तो वो हो जाता है कितना परसेंट, 35%। अब बच गया कौन, अमोनियम क्लोराइड। तो इसकी जब बात आती है तो इसका रासायनिक सूत्र है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, तो इसका होता है NH4Cl। ये तो इसका सूत्र हो गया। वहीं नाइट्रोजन की उपस्थिति की अगर बात कर ले तो 25%। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन का परसेंटेज रासायनिक सूत्र हम लोग जान गए, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? ये हमसे पूछा गया है इंसुलिन के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्या कि इंसुलिन का खोजकर्ता का नाम ही काफ़ी बार पूछा गया है। तो इंसुलिन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, बेंटिक, ये ध्यान रखना है। और रहा बात ये क्या है रासायनिक रूप से, तो प्रोटीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से होता है। तो किस भाग से होता है, हो सके ये भी पूछे, तो अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज भी कहा जाता है, और लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से होता है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है कि किस कोशिका से होता है लैंगरहैंस की दीपिका, तो ये होता है बीटा कोशिका से। तो ये बीटा कोशिका भी ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें रासायनिक संरचना की दृष्टि से, तो इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि 51 अमीनो अम्ल से निर्मित होता है। कितने अमीनो अम्ल से, तो 51 अमीनो अम्ल से। तो हर तरह से क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि इससे और क्या पॉइंट बन सकते हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं। बाकी तो जान ही गए कि इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से निकलता है। और अग्नाशय का वही अल्फा कोशिका से बात कर लेंगे तो ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। अगर अल्फा कोशिका से पूछ दे कि अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है अग्नाशय का, तो ग्लूकागॉन हार्मोन।
नोट डाउन आप लोग ज़रूर करते हुए बढ़ेंगे। अब आएंगे आज के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। मिलान करने वाला आ गया है, एक तरफ वैज्ञानिक और एक तरफ इनका खोज या कार्य बताना है। तो देख लेते हैं पहला में क्या है, बोर यानी कि नील्स बोर। तो ये क्या है, नील्स बोर ये डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक थे और ये संबंधित हैं किससे, हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल से। तो इसका हो जाएगा बोर, 2 नंबर से संबंधित। वहीं आइंस्टीन की बात करें जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आइंस्टीन संबंधित हो जाएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो 4 हो जाएगा इसका। बात करेंगे अगर चैडविक की, तो इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था, तो 1 नंबर हो जाएगा। और अब बच गया कौन सा, डे ब्रॉगली। तो ये किससे संबंधित है, पदार्थ तरंगे से। तो 3 हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें अगर नील्स बोर की, तो परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत को समझाने में भी योगदान इनका था और इसी के लिए उनको 1922 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और आइंस्टीन जो कि जर्मन में जन्मे थे, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन का एक आप लोग देखते होंगे काफ़ी बार पूछा गया है, एक तो जान ही गए प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया एक, और एक जो पूछा जाता है क्या, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, ये जान गए। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा 4 नंबर। और अभी आपको साइंस के प्रश्न मिल रहे हैं, आगे चलते चलेंगे, देखिएगा सारे विषय का प्रश्न शामिल किया गया। कौन प्रदूषण जनित रोग पारा या मर्क्यूरी की अधिकता के कारण होती है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो ये जो रोग होता है मिनीमाता रोग, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और अब इससे संबंधित पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो मिनीमाता रोग का लक्षण की अगर बात कर ले तो हाथ पैर में सुन्न हो जाना, सुनने और बोलने की क्षमता का प्रभावित होना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, दृष्टि क्षमता प्रभावित होना, यही सब मिनीमाता रोग का क्या है, लक्षण है। अगर पूछे इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। और वही मिनीमाता रोग की अगर खोजकर्ता की बात कर लें तो सर्वप्रथम जापान का किसने खोजा था, जापान का नाम वैज्ञानिक का क्या था, सोजी किवामुरा, सोजी किवामुरा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा 5वां नंबर प्रश्न। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। 5वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता जेबी कृपलानी ने बिहार में कहाँ पर कार्य किया। तो जो भी बीपीएससी 17वीं देने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो जेबी कृपलानी में जो बिहार में कहाँ पर कार्य किया था, तो मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं आगे बात कर ले कि अगर पूछे कि वही जेबी कृपलानी यानी इनका पूरा नाम क्या था, जेबी कृपलानी का जीवराम भगवान दास कृपलानी, ये था इनका पूरा नाम। और ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म की अगर बात कर ले कि जन्म स्थान कहाँ था, तो सिंध क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था, तो सिंध क्षेत्र में हुआ था। और बिहार के मुजफ्फरपुर में अवस्थित भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में अध्यापन का कार्य इन्होंने भी किया था। और 1917 में जेबी कृपलानी ने मुजफ्फरपुर में गांधी जी के आगमन पर उनका स्वागत भी किया था। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी ये गांधी जी के प्रमुख सहयोगी भी रहे थे, जिनको सामान्य रूप से आचार्य कृपलानी के नाम से भी
जाना जाता है और भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी जेबी कृपलानी रह चुके हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट बनता है। बढ़ेंगे आज के छठे प्रश्न की ओर। वर्ष 2022 से 23 में बिहार में गेहूं की सर्वोच्च उत्पादकता किस जिले में दर्ज की गई है? तो जब बात बिहार की आती है तो बिहार रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। बाकी ये सेशन जो भी जीके जीएस का टॉप कलेक्शन लाया जाता है आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाले ज़रूर देखें। ठीक, बढ़ेंगे, देखते हैं क्या पूछा गया कि 2022-23 का डाटा पूछा गया है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा खगड़िया ज़िला में दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो गेहूं में तो खगड़िया ज़िला हो गया, लेकिन वहीं अगर चावल में पूछेगा तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ गेहूं की जगह अगर चावल रहेगा तो रोहतास ज़िला हो जाएगा। तो चावल और गेहूं दोनों को ध्यान में रख लेना है। आ जाइए प्रश्न नंबर 7 पे। राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ? नहीं, यहाँ पे 2023 कीजिएगा, चूँकि करेंट अफेयर है और ये 2024 वाला अभी होगा आयोजन, हुआ नहीं है। तो 2023 का ऐसे भी करेंट अफेयर आपको किसी भी एग्ज़ाम में 1 साल का लेके पूछा जाता है। तो जो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन हुआ था वो गोवा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय खेल ये जो हुआ था गोवा में, ये कैमा राष्ट्रीय खेल था, संस्करण भी पूछा जाता है। तो 2023 वाला हो गया 37वीं, तो ये भी ध्यान रख लेना है। और जो 38वीं होगा, 38वीं जो होने वाला है राष्ट्रीय खेल का आयोजन, ये होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2024 की मेज़बानी करेगा उत्तराखंड। अगर 36वीं का भी पूछ दे तो सबका ध्यान रख लीजिए। 36वीं का है जो गुजरात ने किया था। किसने किया था? तो गुजरात ने किया था, जो कि 2022 में हुआ था। तो और ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 8वां नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुआ? हमसे इसका वर्ष पूछा गया और लखपति दीदी योजना काफ़ी चर्चित योजनाओं में से एक है, तो इसको ध्यान में रखना है, प्रश्न मिल सकते हैं। चूँकि ये बहुत सारे राज्यों में शुरुआत हो चुका है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये हमसे पूछा गया है। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था 15 अगस्त 2023 को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इस योजना का अगर उद्देश्य की बात कर लें तो सफल महिला उद्यमियों का एक नेटवर्क बनाना है, जो कि दूसरों को प्रेरित और उनका समर्थन कर सकें। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है इस योजना के माध्यम से, यानी कि लखपति बनिए। चलिए आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट करें, जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिए। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, बाकी मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना। अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति और क्षेत्र का मिलान करना है। तो यहाँ एक तरफ जनजाति और एक तरफ इससे संबंधित क्षेत्र की बात आ गई है। तो बुशमैन, और ये ऐसी जनजातियां हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुई है क्वेश्चन। तो बुशमैन किससे संबंधित हो जाएगा? कालाहारी मरुस्थल से। तो 2 हो जाएगा इसका। वहीं बात करेंगे पिग्मी जनजाति, तो ये कांगो बेसिन से संबंधित हो जाएगा। तो 3 नंबर। बद्दू जनजाति की अगर बात कर ले तो ये सहारा मरुस्थल से संबंधित है, 1 नंबर। और बच गया मसाई, जो कि पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है, तो इसके सामने ही हो गया, 4 नंबर। ठीक, वहीं बात करें, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि बुशमैन जनजाति किसकी जनजाति है? तो कालाहारी मरुस्थल की। और पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं वो छोटे कद के होते हैं और मुख्यतः शिकार से जीवन यापन करते हैं।
और मसाई जनजाति जो पूर्वी अफ्रीका में विशेषकर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये विशेषकर पाए जाते हैं केनिया में। ठीक, उसी तरह एक और पूछा जाता है कौन जनजाति, नुबा जनजाति। तो नुबा जनजाति कहाँ की है, तो ये है सूडान की जनजाति। ठीक, और अफ्रीका महादेश के दक्षिणी हिस्से में कौन जनजाति पाई जाती है, तो जुलू। अगर कहे अफ्रीका महाद्वीप के क्या कहता है, दक्षिणी हिस्सा में, तो दक्षिणी हिस्सा में जो जनजाति पाई जाती है जुलू जनजाति। कौन जनजाति, तो जुलू जनजाति। उसी तरह एक और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ओरोमो जनजाति। ये कहाँ की है, तो ये है इथोपिया की। कहाँ की, तो इथोपिया की जनजाति है। बढ़ेंगे आज के 10वें प्रश्न की ओर, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है। महत्वपूर्ण एग्जाम में आपको जो ये पॉइंट बताया जा रहा है उसी से क्वेश्चन मिलने की संभावना है, और मिलेगा भी। आप लोग देखिएगा जो भी रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग क्लास डेली किया कीजिए। किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, तो ये प्रश्न भी देखिए काफ़ी बार पूछा हुआ ही प्रश्न है। तो नर्मदा नदी पर जो किया गया है सरदार सरोवर परियोजना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इससे संबंधित अगर पॉइंट की बात कर लें, तो जैसे कि कुछ और भी परियोजनाएं हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो क्यों ना उसको एक जगह कलेक्ट करके आपको बता दिया जाए। जैसे कि कौन सा, तो ये तो जान गए सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में, और कहाँ, तो नर्मदा नदी पर। उसी तरह अगर बात कर ले जो काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे इडुक्की परियोजना, तो इडुक्की परियोजना कहाँ है, केरल में है। किस नदी के तट पर है, तो पेरियार नदी के तट पे है। पेरियार नदी के तट पे है। और कौन परियोजना, उकाई परियोजना काफ़ी बार पूछा गया है। उकाई परियोजना तो ये है ताप्ती नदी पर, और राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। सारा कलेक्शन एक ही तरह लिखा दिया जा रहा है ताकि आप लोग नोट डाउन कर ले, रिवीजन में आसान। एक जो पूछा जाता है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना ये कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। हाँ, उत्तराखंड में है। और किस नदी पर, तो भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। एक ध्यान रखिएगा तिलैया परियोजना, ये सब इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो कि इसी क्वेश्चन से संबंधित हो जाएंगे। तिलैया परियोजना जो है झारखंड में है, और किस नदी पे है, तो बराकर नदी पर। कौन नदी पे, तो बराकर नदी पे। चूँकि नदी और राज्य ही इसका पूछा जाता है। और रहा बात ये जो मेट्टूर परियोजना, फरक्का परियोजना को, ये सब भी हम आपको पहले लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। एक हीराकुंड बांध परियोजना भी ध्यान रख लीजिएगा, महानदी पर उड़ीसा में है। और एक माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी में यूपी पर। ठीक, बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। राजमहल पहाड़ी निम्न में से किसका भाग है, ये हमसे पूछा गया। सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार, या फिर अरावली पर्वत। तो ये राजमहल जो पहाड़ी है ये भाग है छोटा नागपुर पठार का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो इसको हजारीबाग के पठार तथा रांची के पठार को सम्मिलित रूप से ही छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। और राजमहल पहाड़ियाँ जो है झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में स्थित क्या है, तो ये अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में क्या है स्थित पर्वतमाला है राजमहल पहाड़ी। और ये उत्तरी छोर पर है, गोंडवाना लैंड का उत्तरी छोर पर स्थित है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस छोर पे है, तो उत्तरी छोर पर है किसके, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का।
देख ही रहे हैं आपका सारा विषय का प्रश्न शामिल किया जाता है, और जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 में शामिल होने वाले हैं तो प्लीज़ वो लोग इस सेशन को ज़रूर देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा ये क्लास जो भी चल रहा है रेगुलर। बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के किस क्षेत्र में सोलास वन की उपस्थिति है? तो ये है जो इसकी उपस्थिति सुदूर दक्षिण क्षेत्र में, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें सोलास वन कौन सा कहलाता है, तो जैसे नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, या फिर पालनी पहाड़ी हो गया, ये सब पर जो पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन हैं वही कहलाते हैं क्या? सोलास वन। और सोलास वन में पाए जाने वाले वृक्ष का अगर बात कर ले जो कि नाम पूछा जाता है, तो कुछ वृक्ष का नाम ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैग्नोलिया। कुछ लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे, तभी ना बोलते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है एग्जाम के लायक, तो एकदम आप लोग नोट डाउन जरूर किया कीजिए। लैरेल, सिनकोना, ये सब सोलास वन के ही अंतर्गत आते हैं। यूकेलिप्टस और सिनकोना तो हर कोई सुने होंगे। लैरेल और मैग्नोलिया जो वृक्ष है ये काफ़ी कम ही लोग सुने होंगे। ठीक, तो ये सब आपको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 13 नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में क्या है। मूल शंकर किस महान व्यक्तित्व के बचपन का नाम था? और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो नाम था किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और काफ़ी बार पूछा गया है कि इनका नाम क्या था वास्तविक या बचपन का, तो मूल शंकर। वहीं बात करें, इनका एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा स्थान पर। और इनसे जो संबंधित पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब किया था? तो 1875 में किया था। ठीक, और इनका एक नारा भी है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, क्या? तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये क्या था? इनका एक नारा था, मुख्य नारा, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और इनके अगर गुरु की बात कर ले कि गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है कि इनका गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। इनका दयानंद और गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। तो ध्यान रह जाएगा। और जो स्वामी बिरजानंद इनके जो गुरु थे, ये अंधे गुरु के नाम से मथुरा में प्रसिद्ध थे। किस नाम से? अंधे गुरु के नाम से। कहाँ प्रसिद्ध थे? तो मथुरा में। तो देख लीजिए एक प्रश्न में कितने सारे पॉइंट है जो क्या होता है, बनते जाता है और ये इम्पोर्टेंट होता है। बढ़ेंगे, वही आर्य समाज का अगर मुख्यालय की बात कर ले तो पहले बॉम्बे में था, लेकिन फिर बाद में लाहौर हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक, और हाँ, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक का भी नाम ध्यान रखिएगा। कौन प्रकाश? तो सत्यार्थ प्रकाश। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 नंबर प्रश्न में क्या है? दक्षिण भारत का होयसलेश्वर मंदिर जो कि पूछा गया है किस शताब्दी में बना था? ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है शताब्दी। तो आप लोग बताइए, आप लोग को पता है क्या ऐसा प्रश्न का आंसर कि किस शताब्दी में बना था? और इम्पॉर्टेंट भी बनते हैं ऐसे प्रश्न, चूँकि याद ही नहीं होता है कि ये कब हुआ था। ठीक, तो ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और किसके द्वारा मतलब निर्माण किया गया था ये होयसलेश्वर मंदिर? तो होयसाल वंश का शासक जो क्या कहता है, हाँ, इसका निर्माण हुआ था होयसाल नाम ही से देख रहे हो कि उसी के नाम है के शासक द्वारा इसका राजधानी क्या कर दिया गया था? दुआर समुद्र।
इस तरह से। अच्छा, इसमें बस ये ध्यान रखिए कि होयसलेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी होयसाल वंश से संबंधित था। ज़्यादा लिखिएगा, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाइएगा। और ये किस भगवान को समर्पित है होयसलेश्वर मंदिर? तो भगवान शिव को। कभी कभी तो हम ही भुला जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो बताइए, जब हम पढ़ाते पढ़ाते भूल सकते हैं तो आप लोग को तो पढ़ना ही है। तो इसलिए कभी कभी छोटा छोटा बात भी माइंड से स्लिप हो जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको रखना ही पड़ेगा दिमाग में। और ये है कहाँ होयसलेश्वर मंदिर? इसका स्थिति भी तो पूछ सकता है वर्तमान में कहाँ है। तो कर्नाटक में है ये होयसलेश्वर मंदिर। देखिए, हाँ, इसका निर्माण की न बात कर रहे थे बार बार कि किसके द्वारा करवाया गया था। तो निर्माण जो करवाया गया था होयसाल वंश के शासक विष्णुवर्धन के द्वारा। यही हम आपको बताना चाह रहे थे, किसके द्वारा? तो विष्णुवर्धन के द्वारा। और यह जो मंदिर है वो किस शैली का बना है, ये भी पूछता है। तो बेसर शैली का। बेसर शैली के अंतर्गत आता है होयसलेश्वर मंदिर। ठीक, अब बढ़ेंगे आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और आप ही लोग के लिए एक द 10 मिनट शो भी शुरू किया गया है। उसमें एक टॉपिक से आपको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं 10 मिनट के अंदर कराया जाता है। तो आप लोग उस क्लास को भी देखा कीजिए। बस 10 मिनट का ही तो वीडियो होता है, और अभी उसमें मुगल वंश चल रहा है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी तो ये रेगुलर सेशन चल ही रहा है आप लोग का टॉप प्रश्नों का। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि क्या कहता है, इसमें जो डेट है एक और 23 मार्च 1940, इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग का प्रस्ताव क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग ने, और पूछा भी गया है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो हो जाएगा 23 मार्च 1940। कुछ डेट ही होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ध्यान जरूर रख लेना है। अब आ जाइए आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 16 नंबर प्रश्न। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इनमें से किस स्थान का यात्रा किया था? तो ये देखिए, पहले वर्ष भी ध्यान रखना है। तो 10वां वर्ष हमसे पूछा जा रहा है, तो ये बोध गया का यात्रा किया था। तो बोध गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और क्या कहता है, ये अपना राज्याभिषेक के 12वां वर्ष में अगर 12वां वर्ष में पूछेगा तो 10वां वर्ष में तो बोध गया, और 12वां वर्ष का भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा नाम, निगाली सागर का यात्रा किया था। कहाँ किया था? निगाली सागर का यात्रा किया था। और ये 8वां वर्ष में ही कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी कि कलिंग पर जब आक्रमण किया था तब कैवा वर्ष? 8वां वर्ष 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण। कलिंग पर आक्रमण। तो ये सब आपको छोटा छोटा। हाँ, एक पॉइंट और पूछा जाता है कि लुम्बिनी का यात्रा कितवें वर्ष में किया था। और सब में यही प्रश्न रहेगा कि अशोक अपने राज्याभिषेक के इतने वर्ष में किस स्थान का यात्रा किया था। तो सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है 10वां और 20वां, लेकिन आपको और भी नोट करा दिए, क्या पता आगे कभी 12वां ही या 8वां ही पूछ ले हमसे। तो 20वां में इसने किया था लुम्बिनी का यात्रा। जबकि इसका अगर बौद्ध स्थानों की यात्रा क्रम की बात कर ले तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, ये सब का यात्रा ये किया था। ठीक, अब बढ़ेंगे आगे की ओर। बाकी तो अशोक से संबंधित बहुत सारा पॉइंट हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पूछा गया है। तो नहीं थे तो पहले देख लेते हैं कि कौन थे।
तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, लेकिन जो नहीं थे बीटी कृष्णामाचारी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये न कि कृष्णा स्वामी या कृष्णा माचारी में ध्यान ना दें, देख के ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। वहीं बात करें इनका पूरा नाम का तो त्रिवेंकटाचारी कृष्णामाचारी था और इसमें 7 सदस्यीय प्रारूप समिति था। यहाँ पे तो क्या कहता है 3 का नाम दे दिया गया है, चूँकि ये कितने का सदस्य था तो 7 का, जिसमें 3 का नाम यहाँ पर दिया गया है। एक BR अम्बेडकर थे, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे, ये तो आपको पता ही है। और नाम जो छूट गया, एक डॉक्टर KM मुंशी थे। कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। तो 3, 2, 5 और 2 और कौन कौन थे? एक थे DP खेतान। कौन खेतान? तो DP खेतान। हो सके नाम का क्रम दे दे, जैसे यहाँ पे दिया है ये तीनों दे दे, कौन शामिल थे कौन नहीं, तो हर रूप से ध्यान रखना। एक थे BL मित्रा। BL मित्रा। तो ये 7 थे प्रारूपी समिति के सदस्य। बाकी ये जो BT कृष्णामाचारी थे ये नहीं थे। अब आ जाइए आज के 18 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान सभा के तहत गठित मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। और JB कृपलानी से संबंधित अभी कुछ देर पहले हम दूसरे प्रश्न में जान ही चुके हैं, तो इस प्रश्न में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और बढ़ेंगे 19वें नंबर की ओर। लेकिन उस पे जाने से पहले आपको पता है कि डेली सेशन में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर करना होता है। तो आप लोग आंसर सारे लोग किया कीजिए, नहीं करते हैं, कुछ ही लोग आंसर देते हैं। पहला प्रश्न है आज का आपके लिए, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश। और वही प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो कि आपको बहुत डिटेल में हम पढ़ाए हैं। दूसरा, आर्य महिला सभा की स्थापना। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तीसरा प्रश्न है आज का आपके लिए कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? और डेली आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इसके पहले जो सेशन हुआ था उसमें जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी आपको बताया जाता है। तो पहला प्रश्न जो कल आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली से। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, कहाँ है? तो एलोरा। और है कहाँ? तो औरंगाबाद। कहाँ? औरंगाबाद। तो ये हो गया आज का प्रश्न और आंसर। अब बढ़ जाएंगे जो कि होगा 19वां नंबर प्रश्न। ठीक, 19वां नंबर प्रश्न आ चुका है। ब्रिटिश काल के किस एक्ट में, क्या पूछा गया है? ब्रिटिश काल के किस एक्ट में पहली बार कंपनी शासन के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का उपबंध था? यही पूछा गया है और ये एक्ट है, ये सब इम्पोर्टेंट में से आते हैं। तो ये था चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, या इसमें भारतीयों को भी ऐसी परीक्षा में क्या हुआ था, शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन उस टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह उस समय लागू नहीं हुआ था। तो ये पूछा जाता है। वहीं बात करें कि चार्टर एक्ट 1853 की, तो इसके द्वारा कंपनी शासन में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता जो परीक्षा थी वो आरंभ की गई थी, यानी कि शुरुआत किया गया था। और इसी के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ था। 1854 में किस समिति का गठन हुआ था? तो मैकाले समिति का।
उपबंध हुआ था 33 में, लेकिन परीक्षा का शुरुआत हुआ था 1853 में, और इसी के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ था। ठीक, और जो ये 1813 है, चार्टर एक्ट 1813, इसके द्वारा कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। ठीक, और प्रथम बार सिविल सेवकों के लिए जो परीक्षा का आयोजन हुआ था वो 1855 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तो यहाँ पर इतना सारा पॉइंट लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए बोल दिया गया। 20 नंबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा आज का अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान सभा का द्वितीय सत्र कब से कब तक रहा था? तो यहाँ द्वितीय सत्र की बात आई है, तो पहले तो ज़रूरी है कि पहला सत्र कब हुआ था। पहला सत्र जान लेते हैं। तो पहला सत्र जो हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम सत्र चला था, और द्वितीय सत्र की अगर बात आएगी तो 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर पूछ ले कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, तो कुल जो हुए थे 11 सत्र हुए थे। कितने हुए थे? तो 11 सत्र हुए थे। तृतीय की अगर बात कर ले कि तृतीय सत्र कब हुआ था, तो हर रूप से ध्यान रखना है कि पहला पूछा है तो दूसरा तीसरा सब ध्यान रखो। तो तीसरा जो हुआ था 28 अप्रैल 1947 से कब तक? 2 मई 1947 तक, ये था तीसरा सत्र। ठीक, और किसका पूछा जाता है? जो पूछा जाता है उसे तो 11 सत्र हुआ था। ठीक, वहीं बात करें जो संविधान सभा का 11वां और क्या कहता है उसको अंतिम सत्र, वो भी काफ़ी बार पूछा गया। अंतिम और कैमा? 11वां, जो कि कब हुआ था? 11वां एवं अंतिम सत्र 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था या फिर अंगीकार किया गया था। बाकी तो संविधान से रिलेटेड प्रश्न आपको बहुत बार बता ही चुके हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।